हेलो दोस्तों, आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने दोस्तों 117 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 118 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हुबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले जो 117 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। दोस्तों, पद 53,749 है। भविष्य में आपको इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा है वो नहीं देखने को मिलेगी, इसलिए दोस्तों आपको जी जान से मेहनत करनी है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो देना है। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर टेस्ट जरूर दें। आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का अपना मॉडल पेपर नंबर है 118। ये देखिए, ये संशोधित परीक्षा पाठ्यक्रम स्कीम है। इस पाठ्यक्रम स्कीम के अंतर्गत आप देख सकते हैं सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, सामान्य अंग्रेजी के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, 15 प्रश्न दोस्तों गणित से संबंधित होंगे और 70 प्रश्न है वो दोस्तों जीके से संबंधित होंगे। जीके के प्रश्नों का दोस्तों यहाँ पर डिवाइडेशन दे रखा है, इसी आधार पर अपना मॉडल पेपर है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, सबसे पहले अपन जो 70 प्रश्न जीके के पूछे जाएंगे उनमें से दोस्तों 20 प्रश्न है वो राजस्थान भूगोल के होंगे और यहाँ पर अपन भाग 1 में राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट में आपके कितने प्रश्न है वो गलत हो रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? विश्व में राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में ये स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए अलग अलग चीजों के अलग अलग माध्यम से, जैसे कि विश्व में राजस्थान व भारत है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पे सीधा सा पूछा गया है कि विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में है, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बताइए दोस्तों, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आकार विषम कोण चतुर्भुज के समान है। इसका आकार विषम कोण चतुर्भुज के समान है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 किलोमीटर है। अपने को सिर्फ इसमें सत्य कथन बताना है कि कौन सा सत्य कथन है। देखिए, इसकी स्थलीय सीमा 6,920 किलोमीटर है और दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका क्षेत्रफल 3,42,329 वर्ग किलोमीटर है। तो इसमें सही कौन सा है? दोस्तों, इसमें पहला सही है, इसका आकार विषम कोण चतुर्भुज के समान है। बाकी देखिए इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार है वो 869 नहीं है, 826 किलोमीटर है। कितना है? 826 किलोमीटर। इसकी स्थलीय सीमा है वो 5,920 किलोमीटर है और इसका क्षेत्रफल दोस्तों 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो ये बाकी के 3 है वो क्या है? गलत है, सिर्फ एक सही है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न, थार मरुस्थल में ढांड के नाम से कौन जाना जाता है? बताइए, थार के मरुस्थल में ढांड के नाम से कौन जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा, ढांड बोलते हैं दोस्तों चंद्राकार बालू का स्तूप में जो गर्त होते हैं या अस्थायी झीलों को आप बोल सकते हैं। मरुस्थल में जो बालू का स्तूप में बनने वाले गर्त या अस्थायी झीलों को दोस्तों रन या टाट या ढांड कहा जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन सही। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बाप बोल्डर्स बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बाप बोल्डर्स बेड दोस्तों ये कहां पर है? तो ये फड़ौदी में है। कहां पर है? फड़ौदी में। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, फड़ौदी जिले में। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु का निर्धारण या निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है? बताइए, राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने का जो उत्तरदायी कारक है वो कौन सा नहीं है, वो बताना है।
यहाँ पर देखिए तापमान बिल्कुल है, समुद्र से दूरी ये भी है, प्रचलित पवने ये भी है, वर्षा का समान वितरण है। तो वर्षा का तो दोस्तों राजस्थान में असमान वितरण है, समान वितरण है ही नहीं, तो ये कथन है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे सिरोंज में मृदा किस जिले में मिलती है? दोस्तों ये सिरोंज में मृदा है, ये कहाँ मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये जयपुर में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जयपुर के आसपास के क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी को दोस्तों सिरोंज में मिट्टी है वो कहा जाता है, और ये पीले भूरे रंग की होती है, ये आपको उसमें याद रखना है। डी नंबर ऑप्शन सही। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सी राजस्थान की एक अंतः प्रवाही प्रणाली के अंतर्गत नहीं है? बताइए निम्न में से कौन सी राजस्थान की एक अंतः प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जाखम। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जाखम नदी प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी के भंवर माता मंदिर की पहाड़ी से दोस्तों ये निकलती है, जाखम नदी। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये अंतर प्रवाही नदी है वो नहीं है, ये माही नदी की सहायक नदी है। बाकी कांतली, काकनी और गग्गर ये तीनों दोस्तों अंतर प्रवाह प्रणाली वाली नदी है। ठीक है, यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में विलुप्त हो जाती है? बताइए राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में विलुप्त हो जाती है? तो उसका नाम है दोस्तों, बताइए। तो यहाँ पर इसमें देखिए रेत में तो कई नदियां हैं वो विलुप्त हो जाती है, लेकिन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है काकनी। क्या हो जाएगा? काकनी इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये काकनी, साबी, गग्गर ये क्या है? ये दोस्तों अंतः प्रवाह वाली नदी है। काकनी जैसलमेर में बहती है दोस्तों, ये बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, छोटी सी नदी है। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, खारवाल जनजाति कौन सी झील से नमक उत्पादन करती है? खारवाल जनजाति के लोग हैं वो दोस्तों पचभद्रा झील में नमक का उत्पादन करती है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, झील जिला सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा इसमें झील और जिला सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे दैलाब तालाब दोस्तों कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है, बिल्कुल सही है। बालसमंद कहाँ है? तो दोस्तों ये जोधपुर में है, ये भी बिल्कुल सही है। दूधतलाई कहाँ है? तो ये उदयपुर में है, ये भी बिल्कुल सही है। तालाब शाही बूंदी ये गलत हो जाएगा दोस्तों। तालाब शाही झील है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों ये धौलपुर में है। कहाँ पर है? धौलपुर में। बूंदी इसमें गलत दे रखा है, और इस झील का जो निर्माण है वो दोस्तों जहांगीर ने करवाया था। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अमर सागर बांध स्थित है। अमर सागर बांध दोस्तों कहाँ पर है? तो दोस्तों ये जैसलमेर में। ठीक है, कहाँ पर है? जैसलमेर में। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र है वो यही अमर सागर में स्थापित किया गया था। बी नंबर ऑप्शन सही। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई वह है? बताइए कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत है वो की गई, कब की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1948 को। ठीक है, यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1948 को की गई थी दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न, राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? शुष्क सागवान के वन है वो दोस्तों राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डूंगरपुर व बांसवाड़ा। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन 75 से 110 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन 75 से 110 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है ये दोस्तों माउंट आबू सिरोही में है वो पाए जाते हैं, और इनकी औसत वार्षिक वर्षा है वो दोस्तों 75 से 110 सेंटीमीटर के बीच में होती है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही।
आगे देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत के संदर्भ में बताना है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम है, 15 बिंदु कम है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। देखिए राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो दोस्तों कितना है, 928 है। कितना है, 928। और भारत का जो राष्ट्र यानी कि भारत का जो लिंगानुपात है वो दोस्तों कितना है, तो वो है 943। कितना है, 943। अगर अपन दोस्तों इसमें माइनस करते हैं तो यहाँ पर देखिए, इसमें माइनस करोगे तो कितना आएगा, 15। तो यहाँ पे 15 औसत यानी कि 15 बिंदु कम है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है। तो दोस्तों राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो दोस्तों कितना है। राजस्थान का लिंगानुपात की अगर बात करूं तो दोस्तों वो है 928। अभी बताया था मैंने आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, 2001 में कितना था, 921 और 2011 में 928। कितने अंकों की बढ़ोतरी हुई, 7 अंकों की बढ़ोतरी हुई, ये भी याद रखना है। 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन से जिले में 2011 के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है। निम्नांकित में से कौन से जिले में 2011 के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा न्यूनतम लिंगानुपात, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए राज्य में दोस्तों एसटी का जो लिंगानुपात है वो है दोस्तों कितना, 948। ठीक है, और एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात करौली में है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और राज्य में नगरीय एसटी का लिंगानुपात 893 है और ग्रामीण का है 951। ये भी याद रखना है। आगे देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है, सांगरिया सांचौर साथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिससे होकर नहीं गुजरता वह है। बताइए, संगरिया सांचौर सथालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दोस्तों कहां से नहीं होकर गुजरता। दोस्तों ये देखिए, ये इसकी कुल लंबाई है वो 982 किलोमीटर है। ठीक है, और राजस्थान में इसकी लंबाई है वो दोस्तों 856 किलोमीटर है। और हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर से होकर गुजरता है। ये दोस्तों जैसलमेर नहीं जाता ये। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। 19 नंबर का प्रश्न है, 31 मार्च 2020 को राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई थी। बताइए सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी। तो यहाँ पर है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए यहाँ पे 2,69,028.16 किलोमीटर। ये 31 मार्च 2020 को राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई थी। और दिसंबर 2024 तक है सड़कों की जो कुल लंबाई है वो है दोस्तों 3,17,121 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये दिसंबर 2024 तक है 3,17,121। और यहाँ पे पूछा था प्रश्न के अंदर 31 मार्च 2020 का, तो इसमें 2,69,028.16 किलोमीटर। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों 5,920 है। तो यहाँ पर इसमें 5,920 बी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों भाग 2 के अंदर राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। 21 नंबर का प्रश्न है वो देख सकते हैं, गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है। बताइए गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये बनास नदी के किनारे स्थित है दोस्तों ये गिलुंड सभ्यता, राजसमंद जिले के। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बनास नदी के किनारे ये स्थित है। आगे देखिए, अकबर ने किसको शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा ताकि वह शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कर सके। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे थे। एक 1572 में और
बाकी के जो 3 है वो 1573 में भेजे थे दोस्तों। ठीक है, एक ट्रिक है उसके माध्यम से आप याद रख सकते हैं, काफी बार मैं बता भी चुका हूं, जमा भट्टो, जमा भट्टो। ठीक है, तो जैसे मतलब जलाल खां सबसे पहले गया था 1572 में। फिर देखिए मां से हो जाएगा मान सिंह जो 1573 में गया था दूसरे नंबर पर। बै से हो जाएगा दोस्तों भगवान दास, ये तीसरे नंबर पे गया था। और टो से हो जाएगा दोस्तों टोडरमल, ये भी दोस्तों चौथे नंबर पर गया था 1573 में। तो यहाँ पर अब देखिए अंतिम नेतृत्व करने के लिए भेजा था, तो दोस्तों क्या हो जाएगा शिष्टमंडल के रूप में टो, टो है वो अंतिम है, तो क्या हो जाएगा टो से टोडरमल। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों, यहाँ पर इसमें 23 नंबर का प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर राज्य का शासक कौन था? बताइए, बीकानेर राज्य का जो शासक था वो कौन था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बीकानेर राज्य का जो शासक की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों वो था दोस्तों शार्दुल सिंह। ठीक है, शार्दुल सिंह इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, महाराजा शार्दुल सिंह, उन्होंने हस्ताक्षर किए थे दोस्तों। बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंस का मुख्यालय था, बताइए कहां पर था? तो ये तो सभी को पता होगा, अजमेर था। ठीक है, अजमेर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, और गर्मियों के लिए अंग्रेजों ने आबू को मुख्यालय बना रखा था, ये भी याद रखना है। आगे देखिए, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई? बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की जो स्थापना है ये हुई थी दोस्तों 1942 में। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1942 में। आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, 1938 ईस्वी में स्थापित है मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष है वो दोस्तों किसे बनाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा बलवंत सिंह मेहता को। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, और माणिक्यलाल वर्मा ने दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी, ये भी याद रखना है। आगे देखिए, यहाँ पे राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में? मानगढ़ धाम तो दोस्तों बांसवाड़ा में स्थित है। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में, ये तो सभी को पता होगा। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1913 में यहाँ पर गोलियां चलाई गई थी मेवाड़ भील कोर ने। ठीक है, जिसमें लगभग 1500 भील वो मारे गए थे। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 ईस्वी को जब वृहत राजस्थान राज्य का गठन किया गया दोस्तों, तब राज प्रमुख किसे बनाया गया? बताइए, राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब वृहत राजस्थान का गठन किया गया तब राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो बताइए किसे बनाया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जयपुर के महाराजा मानसिंह द्वितीय को दोस्तों राज प्रमुख है वो बनाया गया था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न है, आजादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था? आजादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 श्रेणियों में विभाजित था दोस्तों। ठीक है, कितनी श्रेणियों में? 3 श्रेणी में। लेकिन यहाँ पे राजस्थान के बारे में पूछा है तो राजस्थान द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आता, तो दोस्तों बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के जयपुर में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे। दोस्तों बताइए, राजस्थान के जयपुर में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे, तो दोस्तों कौन थे? तो यहाँ पर इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें अर्जुन लाल सेठी। कौन थे? अर्जुन लाल सेठी। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 31 नंबर का प्रश्न है, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक है, तो कामड़िया पंथ के प्रवर्तक है वो कौन है? बताइए। तो दोस्तों कामड़िया पंथ के जो प्रवर्तक हैं वो है रामदेव जी। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रामदेव जी। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें
32 नंबर का प्रश्न, निम्न में से राजस्थान के किस नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्र स्वांग रचे जाते हैं? निम्न में से राजस्थान के किस नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्र स्वांग रचे जाते हैं? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें गिंदड़ में। तो यहाँ पर इसमें गिंदड़ नृत्य में बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 33 नंबर का प्रश्न है, अब्बुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा? यह इतनी ऊंचाई पर है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है। बताइए कौन से दुर्ग की बात कर रहा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 34 नंबर का प्रश्न है, शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत हाजी शक्कर बादशाह की दरगाह स्थित है। शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत हाजी शक्कर बाबा की दरगाह दोस्तों शक्कर बादशाह की दरगाह स्थित है। तो दोस्तों ये कहाँ पर है? तो ये झुंझुनू के नरड़ में, झुंझुनू के नरड़ में। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, और ये राजस्थान की सबसे बड़ी दरगाह है दोस्तों। बी नंबर ऑप्शन सही। 35 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने को क्या कहते हैं? कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको बोलते हैं वातिक, वातिक कला बोलते हैं दोस्तों, वातिक कला। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 36 नंबर का प्रश्न है, इंडोनी लोकगीत गाया जाता है। दोस्तों इंडोनी लोकगीत गाया जाता है तो ये कालबेलिया जाति की महिलाओं के द्वारा कुएं से पानी लाते समय गोल घेरे में नृत्य करते हुए ये गाया जाता है इंडोनी। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है बताइए सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 37 नंबर का प्रश्न है, नड क्या है? बताइए ये नड क्या है? तो ये मशक के समान दिखाई देने वाला एक वाद्य यंत्र है जो फूंक मारकर बजाया जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा एक लंबी बांसुरी है दोस्तों, ये ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? तो वो है गैर नृत्य, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा गैर नृत्य। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक पुरुषों का वस्त्र है? पुरुषों का वस्त्र दोस्तों इनमें से कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो डोडी है, ठीक है, डोडी, इसको दोस्तों अंगरखी भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डोडी है, ये क्या है? तो ये पुरुषों का वस्त्र है दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन सही। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार किसे दिया जाएगा? राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसे दिया जाएगा ये? तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को उनकी पुस्तक कुदरत सु कुचमाद के लिए दोस्तों ये पुरस्कार है वो दिया जाएगा, कुदरत से कुचमाद के लिए। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 3 के अंदर भारतीय संविधान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए भारतीय संविधान कैसा है? बताइए भारतीय संविधान कैसा है? तो दोस्तों सरकार की संसदीय प्रणाली, सरकार की संसदीय प्रणाली के तत्व में ये विद्यमान है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए यहाँ पर भारत का संविधान, दोस्तों भारत का संविधान लिखित है, संघीय है, एकात्मक है या परंपराओं पर आधारित है? तो दोस्तों भारत का संविधान एक लिखित दस्तावेज है, ठीक है। तो यहाँ पर उपयुक्त विकल्पों में से अपने को ये बताना है कि कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है। तो दोस्तों भारत का जो संविधान है वो लिखित है और संघीय है। तो दोस्तों यहाँ पर 1 और 2 इसमें क्या है? सही है। 1 और 2 इसमें क्या है? सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 और 2 इसमें सही है, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे
43 नंबर का प्रश्न है, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैत शासन का जनक दोस्तों किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सर लियोनिल कर्टिस। सर लियोनिल कर्टिस ये एक ब्रिटिश लेखक है, ठीक है, और राजनीतिज्ञ थे ये, और इन्हें दोस्तों द्वैत शासन प्रणाली का जनक माना जाता है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 44 नंबर का प्रश्न है, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 1935 के अधिनियम के बारे में बात कही गई है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली किसने कहा है? बताइए, संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली है वो किसने कहा है? तो ये कहा था दोस्तों के एम मुंशी ने। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, के एम मुंशी ने। नेक्स्ट है, अब अपन भाग 4 के अंदर राजस्थान पॉलिटिक्स से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग मित्रों। देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा? राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 153। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 153। नेक्स्ट है, राजस्थान में मंत्री परिषद की किसी बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में कौन करता है? बताइए, मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में कौन करता है मंत्री परिषद की किसी बैठक की अध्यक्षता? राइट आंसर हो जाएगा वो है मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अन्य मंत्री। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान विधानसभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन है वो सही है? राजस्थान विधानसभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन है वो सही है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों इसमें देखिए अपने को यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। यहाँ पर देख सकते हैं 1952 में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 160 थी, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। वर्तमान में 200 है। आगे देखिए, राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया का कार्य संचालन के नियम पहली बार 1956 में निर्मित किए गए, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। राजस्थान विधानसभा का कार्य संचालन नियम पहली बार 1956 में निर्मित किया गया, तो ये भी इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए दोस्तों, इसमें राजस्थान विधानसभा की 18 स्थायी समितियां हैं जिनमें से 4 वित्त संबंधी है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 18 नहीं, राजस्थान में 15 समितियों का ही गठन हुआ है दोस्तों, तो ये गलत हो जाएगा तीसरा नंबर का कथन। तो इसमें 1 और 2 क्या है, सत्य है, तो यहाँ पर इसमें केवल 1 व 2, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, मुख्य सचिव की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? दोस्तों मुख्य सचिव की सेवानिवृत्ति आयु है वो 60 वर्ष की होती है, और इसकी नियुक्ति दोस्तों मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है, और इसका जो कार्यकाल है वो भी दोस्तों मुख्यमंत्री के ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। 50 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्य के मुख्य सचिव और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य के मुख्य सचिव और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों ये किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों राज्य के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, अब अपन भाग 5 में सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों के पास में दोस्तों फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक को शेयर जरूर करें। परीक्षा नजदीक है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपको मॉडल पेपर का टेस्ट देना है। आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है, और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मित्रों।
तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट वो अवश्य दें। इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अगर आपने दोस्तों 100 प्लस मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट दे लिया है तो दोस्तों आपका श्योर सिलेक्शन है, कोई नहीं रोक सकता। पेपर के अनुरूप आप डल चुके हो। देखिए यहाँ पे 51 नंबर का प्रश्न है, आयोडीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो सकता है? बताइए कौन सा रोग हो सकता है? आयोडीन की कमी से दोस्तों थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन थायराइड हार्मोन बनाने के लिए दोस्तों ये अधिक कार्य करती है, और ये जब बढ़ जाती है तो इसे घेंगा कहते हैं, घेंगा रोग हो जाता है दोस्तों, जिसको गाइटर भी बोलते हैं। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 52 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। 53 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, संघनन क्या है? संघनन क्या है? तो दोस्तों ये वाष्प का द्रव में बदलना है, वो संघनन है। वाष्प का द्रव में बदलना संघनन है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है? कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो है मैग्नेटाइट। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मैग्नेटाइट। 55 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, अपशिष्ट प्रबंधन में 3R सिद्धांत में क्या शामिल नहीं है? बताइए 3R सिद्धांत में क्या शामिल नहीं है? तो दोस्तों वो है पुनः खरीदना। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पुनः खरीदना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें अब अपन भारतीय करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग, भाग 6 में। दोस्तों यहाँ पर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा शुरू किए गए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किए गए दोस्तों प्रवाह पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसके उपयोग को अब सभी विनियमित संस्थाओं के लिए अनिवार्य कर दिया गया है? बताइए ये प्रवाह पोर्टल है वो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है वो है दोस्तों विभिन्न नियामक स्वीकृतियों, लाइसेंसों और अनुमोदनों के लिए एक एकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 57 नंबर का प्रश्न है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च के संदर्भ में भारत का स्थान क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च के संदर्भ में भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों भारत का स्थान है 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय दोस्तों जैज दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य जैज संगीत को शांति, विविधता और संवाद के एक वैश्विक माध्यम के रूप में बढ़ावा देना है? तो यहाँ पर इसका जो अंतरराष्ट्रीय जैज दिवस है ये दोस्तों प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 30 अप्रैल, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार कितनी नर्सों को प्रदान किया गया? वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार कितनी नर्सों को ये प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 15 नर्सों को ये प्रदान किया गया है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय सेना और मंगोलिया की सेना के बीच आयोजित होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है वो है दोस्तों नोमैडिक एलिफेंट। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नोमैडिक एलिफेंट। अब अपन दोस्तों भाग 7 के अंदर राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। 61 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्केट के चौथे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्केट के चौथे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों किसने किया?
इसका सही उत्तर हो जाएगा उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने। नेक्स्ट है, आगे देखिए यहाँ पे 62 नंबर का प्रश्न है, प्रदेश का सबसे लंबा रोपवे कहाँ प्रस्तावित है जो आमेर महल, जयगढ़ और नाहरगढ़ को जोड़ेगा। प्रदेश का सबसे लंबा रोपवे कहाँ प्रस्तावित है जो आमेर महल, जयगढ़ और नाहरगढ़ को जोड़ेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये जयपुर में प्रस्तावित है दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान का दूसरा आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है करने की घोषणा की गई है। राजस्थान का दूसरा आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कहाँ पर, तो ये अजमेर में स्थापित करने की घोषणा की गई है, बी नंबर ऑप्शन से। 64 नंबर का प्रश्न है, देश की पहली एकीकृत सैन्य कमान कहाँ स्थापित करने की योजना है। देश की पहली एकीकृत सैन्य कमान कहाँ स्थापित करने की योजना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जयपुर। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जयपुर। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 65 नंबर का प्रश्न है, झालावाड़ के मिसेली गांव की 6 करोड़ वर्ष पुरानी बेसाल्ट चट्टानों को हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है। झालावाड़ के मिसेली गांव की 6 करोड़ वर्ष पुरानी बेसाल्ट चट्टानों को हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए। झालावाड़ के मिसेली गांव की 6 करोड़ वर्ष पुरानी बेसाल्ट चट्टानों को हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है, तो दोस्तों इसको इटली की 150 भू विरासत सूची में इसको शामिल किया गया है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन दोस्तों भाग 8 के अंदर कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। 66 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, आउटलुक एक्सप्रेस है एक, आउटलुक एक्सप्रेस है एक, क्या है ये, तो दोस्तों ये ईमेल क्लाइंट है। क्या है, ईमेल क्लाइंट। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ईमेल क्लाइंट। 67 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, तो दोस्तों कौन सा उदाहरण है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का, तो दोस्तों यहाँ पर इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का क्या है, एक उदाहरण है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बिल्कुल सही है, डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, फंक्शन ऋणात्मक संख्या को धनात्मक संख्या में परिवर्तित करने में मदद करता है। फंक्शन बताइए कौन सा फंक्शन ऋणात्मक संख्या को धनात्मक संख्या में परिवर्तित करने में मदद करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एबीएस, ये वाला। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, एबीएस फंक्शन। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 69 नंबर प्रश्न, एमएस वर्ड में यदि आप टेबल में टैब इंसर्ट करना चाहते हैं तो कौन सा बटन दबाएंगे। एमएस वर्ड में यदि आप टेबल में टैब इंसर्ट करना चाहते हैं तो कौन सा बटन दबाएंगे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, तो इसमें कंट्रोल प्लस टैब दबाएंगे। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कंट्रोल प्लस टैब। 70 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पेज कहलाता है। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पेज कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों स्लाइड, स्लाइड, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन दोस्तों भाग 9 के अंदर हिंदी व्याकरण से संबंधित है 20 प्रश्न है वो पढ़ते हैं, बिल्कुल फटाफट पढ़ेंगे ये 20 प्रश्न, इनमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। यहाँ पर देखिए 71 नंबर का प्रश्न है, उद्गृत शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो दोस्तों उत प्लस हत, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, इसमें वही वाला नियम है कौन सा, व्यंजन संधि वाला। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए वाकजाल, वाकजाल का संधि विच्छेद होगा, तो इसमें भी दोस्तों वही सेम ही, वाक प्लस जाल, वाक प्लस जाल, तो इसमें भी व्यंजन संधि है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग दोस्तों किस में हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा वो है निष्कासित। तो यहाँ पे निस उपसर्ग है, कास मूल शब्द है और इत इसमें प्रत्यय है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
आगे देखिए रामायण शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा राम प्लस अयन होगा, अयन। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, अयन प्रत्यय। नेक्स्ट आगे देखिए विद्वान सब जगह पूजा जाता है वाक्य में प्रयुक्त हुआ है। तो दोस्तों विद्वान शब्द है वो विशेषण है, परंतु दोस्तों वाक्य में यह संज्ञा का कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा। यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए इनमें से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दानव। दोस्तों दानव है वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, और इसमें ता प्रत्यय जुड़ने से दोस्तों दानवता हो गया, और ये भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो गया दोस्तों इसमें। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए शक्ति शब्द से बनने वाला विशेषण है, तो वो हो जाएगा दोस्तों इसमें शक्तिशाली। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए संज्ञा शब्द इतिहास उपेक्षा मूल संज्ञा शब्दों के सही विशेषण विकल्प को छांटिए। संज्ञा शब्द इतिहास उपेक्षा मूल संज्ञा शब्दों के सही विशेषण विकल्प को छांटिए। राइट आंसर हो जाएगा वो है ऐतिहासिक उपेक्षित। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है? अकर्मक क्रिया का प्रयोग दोस्तों किस में किया जाता है? तो देखिए बालक बहुत देर से रो रहा है, बालक बहुत देर से रो रहा है, तो इस वाक्य में दोस्तों अकर्मक क्रिया है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है तो वो कौन सा है? तो वो है पुनरुत्थान। पुनरुत्थान शब्द है वो दोस्तों शुद्ध है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 81 नंबर का प्रश्न है, उसकी सौंदर्यता अनुपम है इस वाक्य का शुद्ध रूप है। उसकी सौंदर्यता अनुपम है इस वाक्य का शुद्ध रूप है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो दोस्तों वो है उसका सौंदर्य अनुपम है, उसका सौंदर्य अनुपम है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये शुद्ध वाक्य है, ये इसमें इसका शुद्ध रूप है, उसका सौंदर्य अनुपम है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए सापेक्ष का निरपेक्ष होता है, आपत्ति का विपत्ति गलत हो जाएगा दोस्तों। आपत्ति का विलोम है वो संपत्ति होता है, ये गलत हो जाएगा इसमें। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। स्वकीय का परकीय होता है, व्यष्टि का समष्टि होता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए इनमें से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? विलोम शब्द युग्म सही नहीं है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आकर्षण विकर्षण, आकर्षण का विकर्षण होता है, बिल्कुल सही है। अमल का विमल, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। अमल का विलोम होता है मल, तो ये गलत हो जाएगा। ईमानदार का बेईमान, कृतज्ञ का कृतघ्न, बिल्कुल सही है ये दिन। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? लक्ष्मी का पर्यायवाची दोस्तों कौन सा नहीं है? तो लक्ष्मी का पर्यायवाची देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं, भारती है, ये सरस्वती का पर्यायवाची है। बाकी रमा, इंदिरा और कमला ये तीनों लक्ष्मी के पर्यायवाची है। आगे देखिए भारत की स्थिति दूसरी है और भूतकालीन रूप होगा। बताइए भारत की स्थिति दूसरी है, इसका भूतकाल रूप क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो दोस्तों वो है भारत की स्थिति दूसरी थी लगेगा इसमें, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए संकल्प शब्द का अंग्रेजी में अनुवाद होगा, संकल्प शब्द का, तो वो है दोस्तों रेजोल्यूशन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए देशज शब्द है, बताइए देशज शब्द कौन सा है? देशज शब्द हो जाएगा यहाँ पे देखिए खुरपी, भात, लात। तो दोस्तों यहाँ पे खुरपी, लात है, ये क्या है? ये देशज शब्द है। और ये जो भात है खुरपी और लात, ठीक है, ये देशज शब्द है। भात है वो दोस्तों इसमें तद्भव शब्द है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 88 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए जो डर के बल चलता हो, जो डर के बल चलता हो उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों क्या बोलते हैं? डरग। क्या बोलते हैं? डरग। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए पेट काटना मुहावरे का अर्थ है। पेट काटना मुहावरे का अर्थ क्या हो?
होता है तो वो है कंजूसी करना। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कंजूसी करना। आगे देखिए, समृद्ध को नहीं दोष गोसाई लोकोक्ति से तात्पर्य है। तो दोस्तों, लोकोक्ति का अर्थ होता है कि जब कोई व्यक्ति ताकतवर होता है तो उसे दोष देने वाला कोई नहीं होता। यहाँ पर इसमें यानी कि बड़े आदमी पर कौन दोष लगाए, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन भाग 10 में इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, अपने को बताना है कि कौन सा इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखिए चिकनरी, चिकनरी है ये दोस्तों, क्या है तो ये बिल्कुल सही है, वो वर्ड है, स्पेलिंग है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब होता है चालाकी, ठीक है, क्लेवर। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड बेस्ट फिल इन द ब्लैंक ऑन द अबव ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर सेंटेंस देखिए, सी थ्रू द लेटर द फायर, सी थ्रू द लेटर द फायर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा इनटू द फायर आएगा इसमें, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, इनटू द फायर। नेक्स्ट आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड बेस्ट इन द, यानी कि खालिस्तान भरना है, सीधा से मैं आपको बताऊं। इसमें देखिए, आई वुड हैव द पिक्चर द पेन, तो क्या आएगा खालिस्तान में, इसमें आएगा दोस्तों, देखिए इसमें रेदर हैव द पिक्चर देन द पेन। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें भी एंड आर्टिकल का प्रयोग करते हुए अपने को खालिस्तान भरना है। तो इसमें देखिए, ही सा एलिफेंट एट द जू, तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एन एलिफेंट आएगा इसमें, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। दोस्तों इसमें देखिए सेंटेंस देखिए, टेंस का प्रयोग करते हुए अपने को खालिस्तान भरना है। देखिए, व्हेन वी गोट होम लास्ट इवनिंग वी फाउंड दैट द गेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें क्या आएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है तो इसमें हैड अराइव्ड आ जाएगा, हैड अराइव्ड। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 96 नंबर का प्रश्न है, सी अलोन in the city of see alone in the city for almost a decide now, see alone in the city for almost a decide now use past perfect continuous tense। दोस्तों यहाँ पर बताइए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हुए अपने को खालिस्तान भरना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो दोस्तों हैड बीन लिविंग आएगा, हैड बीन लिविंग। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 97 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गिव मी माई बुक इज एन, गिव मी माई बुक इज एन। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गिव मी माई बुक, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, गिव मी माई बुक। तो इसमें ये सेंटेंस दोस्तों कौन सा है, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर इसमें हो जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस है दोस्तों। नेक्स्ट 98 नंबर प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेंटेंस है। बताइए इनमें से चार में से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है, तीन में से। तो दोस्तों इसमें ही डज नॉट नाउ हाउ टू राइट, ये क्या है, तो ये करेक्ट सेंटेंस है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 99 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द चेंज ऑफ वॉइस। दोस्तों यहाँ पर अपने को चेंज करना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें सेंटेंस देखिए, ओवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो है वी हैड कंप्लीटेड ओवर टास्क बिफोर सनसेट। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द चेंज ऑफ वॉइस। दोस्तों यहाँ पर देखिए पेसिव वॉइस में चेंज करना है, द बॉय लाफ्ड एट द बिगर। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो है द बेगर वाज लाफ्ड एट बाय द बॉय। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। 101 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, द प्रिंस सेड इट गेव मी ग्रेट प्लेजर टू बी हेयर दिस इवनिंग चेंज इनटू रिपोर्टेड स्पीच। तो दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है, तो यहाँ पर क्या होगा इसका राइट आंसर,
तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा द प्रिंस सेड दैट। द प्रिंस सेड दैट, देखिए सेड दैट है वो किसी में नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एक अलग ऑप्शन और कर लेना ई नंबर का इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें सेड दैट का प्रयोग होगा। द प्रिंस सेड दैट इट गेव मी हिम ग्रेट प्लेजर टू बी देयर दैट इवनिंग, ठीक है। तो दिस इवनिंग का तो क्या हो जाएगा? दैट इवनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ई नंबर का ऑप्शन कर लेना इसमें। आगे देखिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो इसमें देखिए टू यंग मैन द चेन फ्रॉम द वुमन्स नेक एंड रन अवे। टू यंग मैन द चेन फ्रॉम द वुमन्स नेक एंड रन अवे। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पुल्ड, पुल्ड द चेन आएगा इसमें। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही। 103 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए दोस्तों खालिस्तान भरना है प्रीपोजिशन। यहाँ पर देखिए कनिष्का वाज कनिष्का वाज इनिएटेड बुद्धिज्म बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स। तो दोस्तों क्या आएगा यहाँ पे? तो इसके अंदर दोस्तों इनटू का प्रयोग होगा, ठीक है, इनटू का। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए 104 नंबर का प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें आफ्टर ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू प्ले। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 105 नंबर का प्रश्न है देखिए हिंदी सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, अपने को इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। यहाँ पर देखिए उसने मुझे सोता हुआ पाया, इसका इंग्लिश अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा ही फाउंड मी स्लीपिंग। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भाग 11 के अंदर दोस्तों गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए 16, 20 और 24 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 16, 20 और 24 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर 16, 20 और 24 का HCF होगा, वो होगा दोस्तों, यानी कि ऐसी कौन सी संख्या है जिससे मतलब इन सभी का के अंदर भाग चला जाए? तो वो है 4, बड़ी से बड़ी। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस था। रविवार, सोमवार, मंगलवार का औसत तापमान 36 डिग्री सेल्सियस था, जबकि रविवार का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस था। तो बुधवार का तापमान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस था। तो 32 इंटू 3 कर लीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 96, ठीक है, 96 डिग्री सेल्सियस। और रविवार, सोमवार और मंगलवार का औसत तापमान 36 डिग्री सेल्सियस था। तो 36 इंटू 3 करोगे तो कितना हो जाएगा? तो दोस्तों 108 डिग्री सेल्सियस। अंतर कितने का हो गया मित्रों? तो इसमें अंतर हो गया 12 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है, 12 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो गया। अब रविवार का है वो कितना था? तो दोस्तों रविवार का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। तो 39 में से 12 घटा दीजिए, बुधवार का आ जाएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो है 27 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर 108 नंबर का प्रश्न है 1500 व्यक्ति शनिवार को प्रदर्शनी देखने गए, जबकि 1680 लोग रविवार को प्रदर्शनी देखने गए। प्रदर्शनी में जाने वाले लोगों की संख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर अंतर हो जाएगा दोस्तों 180 का। तो यहाँ पर 180 बटे 1500, 180 बटे 1500 इंटू 100। तो दोस्तों ये 2 जीरो से ये जीरो कट गए, 180 में 15 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? तो 12%। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन से। आगे देखिए एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपए में 14 की दर से खरीदे और उन्हें 20 रुपए में 7 की दर से बेच दिए, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका लाभ प्रतिशत है वो ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए 30 रुपए में 14 की दर से खरीदे और 20 रुपए में दोस्तों 7 की दर से बेच दिए।
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए इसमें अंतर कितने का है, इसमें 7 का अंतर है। ठीक है, इसमें इसमें 23 का। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। 30 रुपए में 14 की दर से खरीदे और 20 रुपए में दोस्तों 7 की दर से बेच दिए। अब देखिए इसमें दोस्तों 30 क्रम मूल्य है वो 30 रुपए में 14 की दर से खरीदे और 20 रुपए में 7 की दर से है वो बेच दिए। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो देखिए 20 रुपए में से यानी कि 7 की दर से, 7 तो ये हो गया, 20 में से 10 ये। ठीक है, तो यहाँ पर होगा दोस्तों 30/14 और 20/7। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा इधर 15 और ये आ जाएगा दोस्तों इधर 20, वज्र गुना करने पर। ठीक है, अनुपात आ जाएगा दोस्तों। ये 30 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 7 या 21 यानी कि 210। और फिर 20 को दोस्तों 14 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर अनुपात आ जाएगा ये 15:20। ठीक है, अब अंतर कितने का हो गया दोस्तों, इसमें 5 का अंतर हो गया। तो यहाँ पे 5/15 इंटू 100 कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा 33.33%। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए की योजना में छूट प्रतिशत कितना है। छूट प्रतिशत है वो कितना है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए की योजना में छूट प्रतिशत कितना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इसमें देखिए 5 और 3 कितने होते हैं, 8। तो यहाँ पे 3/8 इंटू 100 कर लीजिए, कितना आ जाएगा, तो दोस्तों ये आ जाएगा 37.5%। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 111 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, यदि 2x प्लस 7y अनुपात 4x माइनस 3y समानुपात 8:3 है तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। तो x अनुपात y का मान है वो अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। तो दोस्तों क्या होगा, इसको दोस्तों अपन ऐसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 7y बटे दोस्तों 4x माइनस 3y बराबर दोस्तों 8/3। ठीक है, तो बस इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, तो दोस्तों ये वज्र गुणा करोगे इसमें भी, तो 3 दूनी 6। तो यहाँ पे 6x प्लस 7 इंटू 3 कितने हो जाएंगे, 21। तो 21y बराबर दोस्तों 8 चौके 32। तो यहाँ पे 32x माइनस 3 इंटू 8 कितने होते हैं, तो दोस्तों 24। तो यहाँ पे 24y। ठीक है, तो 6x प्लस 21y बराबर 32x माइनस 24y। ठीक है, बस इसको माइनस करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 26x बराबर 45y, यानी कि अनुपात इसका निकलेगा 45:26। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, गिरी और कमल ने एक व्यवसाय में क्रमशः 5:7 के अनुपात में पूंजी निवेश की। यदि व्यवसाय में कुल 1728 रुपए की धनराशि निवेशित की गई हो तो व्यवसाय में गिरी का हिस्सा कितना था, बताइए। तो गिरी का हिस्सा है वो कितना था, तो गिरी और कमल है, तो यहाँ पर देखिए गिरी का हिस्सा, तो इसमें अपन ऐसे लिख सकते हैं 5x प्लस 7x, 5x प्लस 7x बराबर दोस्तों 1728। ठीक है, तो अंतर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कितने का, 5 और 7 कितने होते हैं, 12। तो यहाँ पे 12x बराबर दोस्तों 1728। तो सीधा सा है, 12 का भाग दे लीजिए, 1728 में कितना आ जाएगा, तो दोस्तों ये आ जाएगा 144। कितना आ जाएगा, 144। अब 144 को दोस्तों अपन क्या क्या पूछा है, गिरी का हिस्सा। गिरी का अनुपात कितना है, 5। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 144 इंटू 5 कितने होते हैं, 720। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही।
113 नंबर प्रश्न है, किसी राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज राशि के 2/5 भाग के बराबर है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, तो इसमें देखिए 3 वर्ष का ब्याज प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, 2/5 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 40%। ठीक है, तो वार्षिक ब्याज की दर है वो कितनी हो जाएगी दोस्तों 40/3। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 114 नंबर का प्रश्न है, चक्रवर्ती ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 3 वर्ष बाद 13,380 और 6 वर्ष बाद 20,070 हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवर्ती आधार पर की जाती है, धनराशि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों धनराशि ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखिए 3 वर्ष का मिश्र धन कितना होता है, कितना है दोस्तों 13,380 है, तो यहाँ पर 13,380 इंटू 13,380 बटे दोस्तों कितना हो जाएगा 20,070। बस इसको काटना है, इसको काटोगे तो 8,920 आ जाएगा। यहाँ पर इसमें सही उत्तर सी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए यहाँ पे 7 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, ये कार्य करना शुरू करते हैं और 5 दिन बाद 3 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं, शेष पुरुष कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। सीधा सा हो जाएगा दोस्तों 7p इंटू 12 बराबर दोस्तों 7p इंटू 5 भाग 4p इंटू प्रश्नवाचक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 84p बराबर 35p भाग 4p। ठीक है, तो कितना हो गया, तो दोस्तों इसमें आ जाएगा 49/4 यानी कि 12 से 1/4 आ जाएगा इसमें। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये 7p मतलब 7 पुरुष है ये। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें शरण और म्यूख एक साथ मिलकर किसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त करते हैं। वहां पर म्यूख इसी कार्य को अकेले करता है और 1/3 कार्य को पूरा करके काम छोड़ देता है। इसके बाद शरण कार्य को अकेला पूरा करता है। इस प्रकार दोनों मिलकर कार्य को 40 दिनों में पूरा करते हैं या पूरा कर पाते हैं। यदि म्यूख शरण से ज्यादा तेजी से कार्य कर लेता तो शरण अकेले कितने दिनों में पूरे कार्य को समाप्त करेगा। तो दोस्तों आसानी से मैं आपको बताऊं, इसमें यहाँ पे इसको आप ऑप्शन के अनुसार है वो सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें शरण का समय है वो दोस्तों क्या है 45 है मान लीजिए। ठीक है, तो म्यूक का समय कितना हो जाएगा, तो 18 इंटू 45/45 माइनस 18 तो कितना आ जाएगा 30 दिन। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए दोनों मिलकर 40 दिन में कर रहे हैं तो 30 दिन आ गया। तो यहाँ पे जांच करेंगे तो दोस्तों 1/3 इंटू 30 प्लस 2/3 इंटू 45 तो कितना आ जाएगा 40 दिन। तो यहाँ पर ये अपना 45 है वो क्या है सत्य है, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक चोर ने एक पुलिसकर्मी को 150 मीटर दूरी से देखा। चोर तुरंत 13 किलोमीटर की चाल से भागने लगा और पुलिसकर्मी ने 14 किलोमीटर की चाल से उसका पीछा किया। 6 मिनट की दौड़ के बाद उनके बीच दूरी ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इसमें आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, 6 मिनट में तय की गई दूरी बराबर 4 इंटू समय, तो दोस्तों 14 माइनस 13 इंटू दोस्तों 5/18 इंटू 360 कितना हो जाएगा, तो दोस्तों ये आ जाएगा 100 मीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा 100 मीटर। अब शेष दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 150 में से 100 मीटर गए तो कितने बचे 50 मीटर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, 200 मीटर की दौड़ में श्रुति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है। श्रुति तब दौड़ना शुरू करती है जब वीना 18 मीटर आगे निकल जाती है और फिर भी उसे 30 सेकंड में हरा देती है। वीना की चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा 200/4 इंटू 5/18 बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा 200 इंटू 18/4 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा 180 सेकंड। ठीक है, तो 180 सेकंड श्रुति दौड़ 180 सेकंड में पूरा करती है। तो दोस्तों वीना है वो 200 माइनस 18 यानी कि 182 मीटर की दूरी है वो
80 प्लस 30 यानी कि 210 सेकंड में पूरा करती है। अब दोस्तों वीना की चाल ज्ञात करनी है, तो दोस्तों वीना की चाल ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 182 बटे 210 इंटू 18/5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 3.12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है, जबकि यह खंबे को 18 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई है। तो दोस्तों इसमें देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो ज्ञात करनी है। तो माना प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो x मीटर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 39 इंटू 300/18 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 300 प्लस x। तो ये बराबर x प्लस 300 बराबर क्या हो जाएगा, 650, और x बराबर 650 माइनस 300 कितना हो जाएगा, 350 मीटर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, अब इसमें देखिए, ये ABCDE दे रखा है, ठीक है, डायग्राम के अंदर। तो राज्य सी में चावल का उत्पादन, राज्य सी में चावल का उत्पादन कितना, 18% है। राज्य बी में चावल के उत्पादन से कितने प्रतिशत है, बी में दोस्तों 25 है। तो सीधा सा क्या हो जाएगा, अंतर कितने का हो जाएगा, 7 का। तो यहाँ पे 7/25 इंटू 100 कर लीजिए, तो काट लीजिए, 4 बार कटा, 7 चौक 28। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट अगर नहीं दिया तो वो जरूर दें, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।